एआई के पास जाते हैं, हम उसको बोलते हैं फाइल बनाओ, ये लॉजिक होना चाहिए, काफका के जरिए इंटीग्रेट होना चाहिए और उसके लिए पूरी पूरी लॉजिक लिख दो। वो आईडीई आपके लिए तमाम की तमाम फाइल्स, अभी तो स्निपेट्स एक छोटा सा कोड जनरेट कर रहा है। हमने डेफ चैट सबसे पहले जब स्टार्ट की थी क्लास, तो उस वक्त डेफ चैट के जरिए हम पूरा पूरा सॉफ्टवेयर बना रहे। तो आगे जाके आप देखेंगे इसी तरह आपकी जो एजीआई है, आप उसको रिक्वायरमेंट बताएंगे, वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनाएगा। लेकिन नेक्स्ट वाला जो लेवल आने वाला वो क्या होगा? एजेंटिक। एजेंटिक का ये काम है चीज़ बनाना, डेवलप करना, टेस्ट करना, प्रोडक्शन में डालना, उसको इंसान भी चेक करना, उसके बग्स आ रहे हैं उनके लॉक्स भी बनाना, और फिर नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर खुद ब खुद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी न्यू बग आते हैं तो जनरेटिव एआई उसको खुद एजेंटिक बेस्ड, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी कोई भी बग्स आया डेवलपर्स को सॉल्व करेगा, तो जो डेवलपर का एजेंट होगा वो खुद ब खुद एक्टिव होगा और जो बग्स उसके पास आए उन्हें सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद टेस्टर को देगा, फिर डेवलपमेंट पे जाएगा, और ये साइकिल आपके लिए लाइक समझे 24/7 चलता रहेगा। तो लेवल दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे बुनियादी चीज़ रेवोल्यूशन हम तमाम प्रोग्रामर्स के लिए, देखो मुश्किल क्या है कि हमने इतनी मुश्किल से प्रोग्रामिंग सीखी, एक नए आने वाले बच्चे को मैं अपने 7th क्लास के यानी स्टूडेंट को उठाता हूँ या भाई को उठाता हूँ, उसको बोलता हूँ यार प्रोग्रामिंग देखो कितनी आसान होती है। उससे वही चीज़ जो कि आप यानी अज्यूम करें कि एक स्टूडेंट को ट्रेन करने में 3 साल लगते हैं, ठीक है, मैं कोई भी टास्क आपको करवाने के लिए मुझे पता है कि मुझे आपके ऊपर 3 साल लगाना पड़ेगा। 3 साल लगाने के बाद मैं आपको एक टास्क देता हूँ, वो टास्क क्या होगी? कॉम्प्लेक्स की होगी कि एक इमेज लो, उस इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसको स्लाइस करो और दोनों को क्रॉप करने के बाद बिफोर आफ्टर जो है वो इमेज जो है वो प्रिंट करवाओ। और ये एक तस्वीर नहीं, हजारों तस्वीरों उनके लिए आपको कोड लिखना है। तो आप ये कोड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आना चाहिए? आपको पाइथन आना चाहिए, आपको नमपाई आना चाहिए, आपको मैटप्लोटलिब आना चाहिए। जब ये 4 से 5 लाइब्रेरीज आपको आती हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी आपको आना चाहिए, जिससे फोल्डर वगैरह रीड कर सकते हैं। मीन्स 5 से 6 लाइब्रेरीज आपको सिखाऊंगा, फिर आप ये काम करने के काबिल होंगे। और यानी ये चीज़ आप देखें, कल की क्लास में कोई भी स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड ही नहीं, पहला यानी क्वार्टर है, पहले क्वार्टर में आप अज्यूम करें क्या कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। उसको लॉजिक ही समझ आ जाए तो बहुत बड़ा कमाल है। पहली क्लास में बच्चों को ये टास्क दी और उन्होंने जनरेटिव एआई की मदद से सारा का सारा काम करवा दिया। तो अंदाज़ा लगा रहे कि 1.5 साल या 3 साल लगाने के बाद जो नॉन टेक गाइज वो काम कर सकता था, उसने पहली क्लास में कर दी। अब आप देखें आसानी कितनी हो गई एआई असिस्टेंट की बदौलत कि किसी भी किस्म का कॉम्प्लेक्स टास्क हो, इंसान तो लॉजिक सोचता ही रहता। क्यों? आपकी लॉजिक बिल्ड ही नहीं हो पाती, ना आपको नमपाई आता है, ना आपको पांडास आता है, ना आपको मैटप्लोटलिब आती है। आपको अगर ये मैं टास्क दे दूं ना, मे बी आप 2 या 3 हफ्ते लगाएं और उसके बाद बोले सही है, नहीं हो सकता। और हो सकता 2 स्टूडेंट करके लिए आए, बाकी सारे बोल रहे कि मेहनत ही नहीं करते घर आके, मैं सर हुआ ही नहीं और मैं इंतजार करता रहा। लेकिन जनरेटिव एआई की बदौलत, एआई असिस्टेंट पीयर प्रोग्रामिंग की बदौलत वो काम आप मुश्किल से आधे घंटे यहाँ बैठे, 15 मिनट बैठे, अगर आपको प्रॉम्प्टिंग लिख के अच्छा बताना आता है, आप 15 मिनट में वो काम करवा देंगे। तो ये काम एआई असिस्टेंट से हमें फ़ायदा होने वाला है। दूसरा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तमाम की तमाम लैंग्वेजेस में आप देखेंगे प्रेडिक्शन है, उसके अंदर क्या होगा? कोड करने के लिए एआई असिस्टेंट इंटीग्रेट हुआ हुआ आपको मिलेगा। अच्छा, तीसरा जो लेवल है वो लेवल जो है एजेंटिक। अच्छा, अब वो क्योंकि हमने चैट जीपीटी पे सर्च ने सारी चीज़ें लिखवाई हैं, तो अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एजेंटिक फ्रेमवर्क आने दें उसके बाद। तो एजेंटिक फ्रेमवर्क में 24/7 चलने वाले आपके एज अ ह्यूमन या वर्चुअल ह्यूमन उसको कंसीडर करें। जिस तरह इंसान 24 घंटे या जो भी आपके वर्क आवर्स हैं आप उसके लिए काम करते हैं, एआई एजेंट क्या नाम है, एजेंट जो है 24 घंटे आपके लिए काम करेगा। और वो बिल्कुल इंसान की तरह उसकी जिम्मेदारी है कि वो कोडिंग लिखे, फीचर्स बनाए, टेस्टर के हवाले करे। टेस्टर का जो फीचर्स यानी आपका वर्चुअल ह्यूमन, एजेंट का मतलब क्या है? वर्चुअल ह्यूमन। तो वो वर्चुअल ह्यूमन आपके लिए टेस्टिंग करेगा, वो काम करेगा, तो उसके बाद प्रोडक्शन वाला, डेवलप वाला काम करेगा, और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी? पब्लिश। तो ये साइकिल आपका क्या होगा? चलता रहेगा।
तो टोटली रेवोल्यूशन आज के बाद आने वाली है। हम अब जितने भी कोड लिखवाया करेंगे वो किससे लिखवाएंगे? चैट जीपीटी या जो भी हमारे पास पीआर प्रोग्रामिंग के लिए असिस्टेंट अवेलेबल है आपकी आईडी में। गूगल कोलैब में हमारे पास जेमिनी अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले अच्छा देखिए फायदा देखें, हम क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जाने वाले। लास्ट क्लास हमने कोलैब की शायद ऑनलाइन ली थी, उसके इंटरफेस को एक्सप्लोर किया था। तो अब देखें चीज़ें देखें, गूगल इंटरनेट स्पीड 1 GB फ्री में, जीपीओ 16 GB जो यहाँ पे किसी के पास नहीं है। फिर उसके बाद हार्ड डिस्क 112 GB तक आपको मिल रही है, रैम 12 GB तक आपको मिल रही है। कंसीडर करें 12 लाख का सिस्टम या 15 लाख का वो सिस्टम पड़ता, आप 15 लाख का सिस्टम खरीदने के बाद इस काबिल होते किसी एलएलएम को चला सकते हो। यहाँ मैक्सिमम जो लोग बैठे हुए हैं, किसी के पास 12 GB का जीपीओ लगा हुआ है, एनिमल कितना मैक्सिमम है? 12 GB है, 24 भी है, ठीक है, परफेक्ट, दोनों की कॉम्बिनेशन। तो मीन्स अमीर तरीन लोग भी आपकी क्लास में बैठे हैं, ठीक है। कल की क्लास में मैक्सिमम जो जीपीओ हमारे पास लगा हुआ तो वो 8 GB था। अच्छा, अब एवरेज सब तो नहीं खरीद सकते, अब जब खरीद भी लिया उसके बाद भी नुकसान देखें। जीपीओ जब चलता है वो बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। RTX 4090 यहाँ पे हमारे पास 2 सिस्टम लगे हुए हैं रिमोट के ऊपर, एक है एलियनवेयर और एक क्या है वेंजेनेंस, इन दोनों के ऊपर लगे हुए हैं। इसके अलावा मैक भी एक लगा हुआ है, ये भी आपका M1 Pro है। अच्छा, अब कहने का मकसद 90 GB इसकी रैम है और बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि इतने सारे पीसी हमारे वहाँ पे लगे हुए हैं रिमोट पे, यूएस में, जब भी इस्तेमाल करने होते कर लेते हैं। इनके इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आता है ना वो $3000 पर मंथ आता है, ठीक है। मिस लेने के बाद भी $3000 इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करें। यहाँ सोच लें आप 10 लाख रुपए बिल पे करते हैं तो कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ ना इलेक्ट्रिसिटी है, कभी भी जा सकती है। दूसरी चीज़ इंटरनेट की स्पीड जो हाल हमारा चल रहा है, तो सब कुछ होने के बाद भी हमें एलएलएम के ऊपर काम करना, हमें डाउनलोड करना। बैठ के देखें आप यूआईटी में बैठ के 20 GB का डेटा डाउनलोड करें, 4 दिन तक आप यहाँ बैठे रहेंगे, फिर भी बोलेंगे सर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर दोबारा से डाउनलोड, तो आपके लिए तो मसले मसाइल। तो गूगल कोलैब हम असल में एक ऐसा इंटरफेस प्रोग्रामिंग के लिए सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जिसमें हर चीज़ हमें मिल जाए। गूगल कोलैब पे क्लाउड कंप्यूटिंग, जिस तरह फिजिकल लैपटॉप आपके पास अभी मौजूद है, इसी तरह का लैपटॉप या कंप्यूटर वर्चुअल मशीन आपको कहाँ मिल रही है? क्लाउड पे। अच्छा, जब मशीन आपको क्लाउड पे मिल गई, उसके ऊपर इंटरनेट भी होगा, उसके अंदर हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू, जीपीयू मौजूद है, इवन इंटरनेट की स्पीड मौजूद है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसके अंदर इंटीग्रेट हुआ है एआई असिस्टेंट। उस आईडी में क्या इंटीग्रेट हुआ है? एआई असिस्टेंट। बहुत सारे लोगों के पास उसका एक एरर आया था, फैचिंग एरर। तो वो लोग जो 18 साल से छोटे हैं तो उन लोग के पास जेमिनी नहीं चल रहा। लैपटॉप में चला ले? नहीं, वो नहीं चल रहा था ना सर, इसमें VS कोड में इंटीग्रेट हो जाता है जेमिनी। अच्छा, बता रहा हूँ ना, जेमिनी का जो डायरेक्टली वेबसाइट का एक्सेस है, अगर आपने गूगल अकाउंट बनाया हुआ है और आपकी एज 18 साल से कम है, डेट ऑफ बर्थ डाली होगी ना अकाउंट बनाते वक्त, तो जेमिनी बोलेगा आपके लिए अभी नहीं, आप बड़े हो क्या हैं। तो हम पाकिस्तानी हैं, हम 2 मिनट में बड़े हो जाएंगे। कैसे? डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देंगे। तो आप डेट ऑफ बर्थ जब चेंज करेंगे तो फैचिंग एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के पास आ रहा था कि जेमिनी नहीं चल रहा। तो जेमिनी के ऊपर चलाने के लिए आपको 18 साल से बड़ा होना जरूरी है। तो सब बड़े हो जाएंगे आज के दिन में, तो जेमिनी आप चला लेंगे। अच्छा, अब फायदे देखें, आपको कम से कम 12 से 15 लाख का कंप्यूटर बिल्कुल फ्री में मिलेगा, इंटरनेट 1 GB, आपके पास जीपीओ 16 GB, यहाँ पे 24 GB वाले बैठे हुए, तो आपके पास क्या है? 16 GB, और वो भी एनवीडिया का। मेरे पास M2 है, सजिया के पास M1 है, लाहौर में एक स्टूडेंट के पास M3, ठीक है। हम बड़े खुश, सबसे अच्छे पीसी लैपटॉप हमारे पास है। हमने स्टार्ट किया कौन सा? एलएलएम, कोई भी लोकल उठाया, न्यूरल इंजन्स लगे हैं ना सीपीयू के अंदर ही उन्होंने इंटीग्रेट किए हुए। तो न्यूरल इंजन्स जो एलएलएम्स को चला रहे, चल रहे, मेरे पास भी सही चल रहे, सर्जिया के पास चल रहे, थोड़ा सा लैगिंग आ रही,
मैंने चलाया, मेरे पास भी यानी कि बहुत फास्ट चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा स्मूथ चल रहा था। जो M3 वाले थे उनके पास थोड़ा सा और तेज चल रहा था। और एक स्टूडेंट था जिसके पास NVIDIA लगा हुआ था, उसने कोड चलाया, उसके पास तो फास्ट चल रहा। हमने बोला यार इतने पैसे लगाने के बाद भी पता चला कि NVIDIA की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। तो कहने का मकसद ये है कि भाई M3 खरीदने की ज़रूरत आप लोग को नहीं है। इसका पैकेज देखें, $10 का भी है और $50 का भी है। तो $50 किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको जो कम से कम 900 कंप्यूट इंजन्स मिल रहे हैं वो इनफ है। जो भी आप प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जैसे यूनिट्स होते हैं ना, इस तरह कंप्यूट यूनिट्स दे दें। GPU पे चलाएंगे क्योंकि हीटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। CPU पे चला रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम आ रही है। घर की एग्जाम्पल ले रहे हैं, पंखा चला रहे हैं तो यूनिट 200 से कम बन रहे हैं। आपने क्या नाम है एयर कूलर लगाया तो यूनिट 200 से ऊपर चले गए। आपने 2 टन के 2 AC लगा लिए तो इसका मतलब है कम से कम 1200 यूनिट आ रही है। और 1200 यूनिट का मतलब है आपका बिल कितना है, कम से कम लाख आराम से यानी क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब घर पे यानी 1 लाख का तो आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है। जब आपके कंप्यूटर इंजन इलेक्ट्रिसिटी के इंजन यानी जो आपकी यूनिट्स हैं ज़्यादा हैं, तो इसी तरह ये भी आपके यूनिट है। शुक्र है कि इनकी वेरिएशन नहीं है कि पिक आर्ट्स पे इस्तेमाल करेंगे तो अलग है और उसके अलावा इस्तेमाल करेंगे तो कम है। 200 से ज़्यादा यूनिट्स बढ़ गए तो आप ज़्यादा पे करेंगे। ये इनका यानी पूरा सिस्टम है, स्टैंडर्ड है। तो जितने यूनिट्स आप इस्तेमाल करेंगे उतने ही आपसे ये डॉलर में चार्ज करेंगे। $10 एक फ्री वाले में सारे काम हो जाते हैं। अगर आपके कंप्यूटर इंजन फ्री वाले कंप्लीट हो जाते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 3 और एक फोल्डर बनाएंगे, उसको शेयर कर लेंगे। तो जो भी आपका काम है पहले कंप्यूटर से खत्म होता है, दूसरे कंप्यूटर में वहीं से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि वो गूगल ड्राइव के ऊपर क्या होगा, रखा हुआ होगा। तो हम पाकिस्तानी या इलेक्ट्रिक जब तक चलती है चला सकते हैं। फिर जब बहुत ज़्यादा काम हम करते हैं, क्योंकि भाई 15 GB आपको मिलती है ना फ्री के अंदर हार्ड डिस्क, तो फिर हम क्या करेंगे, गोल्ड ड्राइव की आप वो पैसों में जो मिलती है 2000 पर ईयर आपके हैं और उसके अंदर आपको 100 GB तक मिल जाता है। तो 2000 तो कुछ भी नहीं है यार, आपका कितना डेटा व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ वहाँ पे चले आएगा। 1 TB तक का चाह रहे हैं तो वो देख लीजिएगा 2000 पर मंथ के हिसाब से, तो वो आप सालाना खरीदेंगे तो और कम हो जाता है। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट सिलेक्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हमें हैवी कॉन्फ़िगरेशन मशीन मिल जाए। तो सबसे पहले गूगल क्लाउड ही सबसे आइडियल है, फ्री में देता है। सेजमेकर मिलता है AWS वगैरह का, लेकिन वो 3 महीने के लिए फ्री ट्रायल्स होते हैं, उसकी भी पर्टिकुलर मशीन की टाइप से। तो आप इतने वहाँ पे भी वही कंप्यूटर इंजन आपने भी उसको इस्तेमाल किया तो वो बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। इतनी हैवी हम प्रोसेसिंग नहीं करवा पाते फ्री में। हाँ, सिर्फ कनेक्टिविटी लोगों को समझाने के लिए, स्टूडेंट को समझाने के लिए इनफ है, लेकिन हैवी कॉन्फ़िगरेशन उसकी परचेस करेंगे तो आपकी कॉस्ट आती है, फिर उसको बंद करना सारी जिम्मेदारी हमारी होती थी। सेजमेकर बहुत आइडियल है, कम्युनिटी इस्तेमाल करती है, फिर उसके बाद एज्योर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने गूगल को सिलेक्ट किया। वजह, पहली चीज़, पहली क्लास में सबके पास गूगल अकाउंट होता है और पहले ही दिन 18 साल से हम आपको बड़ा बना देंगे और उसके बाद आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल जिमिनाई। तो गूगल कोलैब के ऊपर 1 GB इंटरनेट, हार्ड डिस्क 128, उसके बाद रैम 12 GB। इसके अलावा आपको क्या मिल रहा है, इंटरनेट स्पीड 1 GB और सबसे इंपॉर्टेंट चीज AI असिस्टेंट फॉर पीयर प्रोग्राम, वो आपको मिल रहा है। तीसरी चीज आपको कंसोल भी मिल जाता है। कंसोल किसी भी वर्चुअल मशीन की आपको मिल जाए, कंसोल की एक्सेस। तो जब आपके पास कंसोल मौजूद है तो आप इंस्टॉलेशन, डाउनलोडिंग जो कुछ करना चाहें सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें फ्री वाले में भी साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा के हम कंसोल की सारी कमांड्स चला सकते हैं। अदरवाइज जो परचेस वाला आपके पास है $9.99 वाला, उसके अंदर वो इनेबल करते हैं कंसोल, उसमें बाकायदा कंसोल का टैब भी मौजूद है। तो दोस्तों हम क्या करने वाले, हम गूगल कोलैब को सिलेक्ट करते हैं। उसकी वजह इंटरनेट, उसकी वजह हैवी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, यानी 15-20 लाख का सिस्टम पहले दिन आपके पास मौजूद है।
आप उस सिस्टम पर लॉगिन होते हैं, इंटरनेट की स्पीड का फ़ायदा उठा सकते हैं, जीपीयू का फ़ायदा उठा सकते हैं, और आपके पास क्या है, उसकी रैम भी बहुत अच्छी खासी है। तो सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो जब आपको मिल जाएगी तो आप पहले दिन से ही इस काबिल होंगे कि LLM को चला सकते हैं। और इसके बाद जो था हमारे पास ngrok, अपनी कोई भी एप्लीकेशन बना के, लोकल होस्ट बना के हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। एक्सपोज करने के बाद उस चैनल को हम किसी भी अपनी दूसरी सर्विस के साथ इंटीग्रेशन करवा सकते हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं गूगल कोलैब की मदद से। अच्छा, तो AI असिस्टेंट पहला फेज है जो हमें मिल रहा है, जो आप उससे कोड करवाएंगे वो आपके लिए कोड करेगा, लेकिन स्निपेट्स लिख रहा है। स्निपेट्स का मतलब है चंक ऑफ कोड लिख रहा है, उसकी फाइनल रिजल्ट देख के उसको यस या नो करने की जिम्मेदारी भी इंसान की। दूसरा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तो आगे स्टैंडर्ड आप देखेंगे जितने भी आईडीज होंगे, चाहे वो जावा करवा रहे हैं, .NET करवा रहे हैं, C# करवा रहे हैं, पाइथन करवा रहे हैं, आप उसको नेचुरल लैंग्वेज के अंदर उससे बात करेंगे। तो अब इंसान मशीन से जो बात करेगा वो डायरेक्टली नेचुरल लैंग्वेज में करेगा। इंसान या प्रोग्रामर जो पहले मशीन से बात करने के लिए स्पेसिफिक उसको स्किल्स हासिल करना पड़ती थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना, अब वाला जो बैरियर था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना, उसके सिंटैक्स को सीखना, उनके वेरिएबल्स के टाइप को सीखना, इतनी सारी चीजें थी जो इंसान को या प्रोग्रामर को सीखना पड़ती थी। तो ये बीच में ऑब्स्टेकल था। इस ऑब्स्टेकल को बीच से मिटा के आपके लिए आगे क्या लगा दिया है, AI असिस्टेंट। आप इससे बात करें या आपकी लैंग्वेज जिस यानी अंदाज में भी आप इंसानों से बात करते हैं उस अंदाज में से बात करें, उर्दू, इंग्लिश, चाइनीज, फारसी, जो लैंग्वेज आपको आती है और ये भी समझता है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आप कोई नई लैंग्वेज आपने बना दी, उस लैंग्वेज में से बात करें, उसको समझना। तो ये बैंकर्स की लैंग्वेज को भी समझता है, ये फाइनेंस के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी लैंग्वेज भी समझता है। तो आप किसी भी चीज के एक्सपर्ट है कि इंसानों की लैंग्वेज को बहुत अच्छा AI असिस्टेंट समझता है। तो आप इससे किसी भी लैंग्वेज में इससे बात करें और इससे टास्क कहें कि तुम्हें ये प्रोग्रामिंग करनी है। तो दुनिया का बेस्ट डेवलपर हम कंसिडर करते हैं AI असिस्टेंट एंड्रियोनेट। जरा सोचें, आप एंड्रियोनेट को कॉल करें कि एंड्रियोनेट एक फंक्शन लिखें जिसके अंदर लूप चला रहा है। एक काम करें, मैं आपको एक तस्वीर देता हूं, उसके लिए आप एक लूप लिखें और उसके लिए ये काम करने। एंड्रियोनेट चले, मदद करने वाला हो, एक शख्स की मदद कर देगा, दुनिया में इतने सारे लोग। तो एंड्रियोनेट वाली जो स्किल्स है वो प्रोफेशनल यानी आपकी क्या नाम है, प्रोफेशनल स्किल्स जो कि एंड्रियोनेट के पास मौजूद है एफिशिएंट कोड लिखने की। वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो 50 साल का या 20 साल का एक्सपीरियंस जो एंड्रियोनेट के पास है कोड लिखने का। मैं आप सबको कोई भी लॉजिक देता हूं, डेटाबेस की कनेक्टिविटी की, आप सब लोग कोड करेंगे पोस्टग्रेस के साथ कनेक्टिविटी, पाइथन के जरिए। हर बंदे के कोड लिखने के स्टाइल में चेंजेस होगी। एल्गोरिथम जो आपने बनाया होगा, सबके एल्गोरिथम में कोई ना कोई चेंजेस होगी। मैं जब उस कोड को देखूंगा, मैं हर इंसान के कोड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर सकता हूँ। 100% नहीं हो सकता, आपने बहुत अच्छा लिखा हो, लेकिन 99% जो स्टूडेंट्स हैं अपना कोड लेके आएंगे, उनके एल्गोरिथम को मैं बताऊंगा कि इसको और इफेक्टिव और एफिशिएंट आप बना सकते हैं अगर ये 3 चीजें आप इस पे अप्लाई करें। एफिशिएंट कोड, कम से कम कोड हो और फास्ट चले, उसको ऑप्टिमाइज कोड कहते हैं। तो वो ऑप्टिमाइज कोड जो है दोस्तों आप लोग उसको कर पाएंगे। लेकिन AI असिस्टेंट एंड्रियोनेट का कोड अगर मैं देखूं, वो मेरे लिए कोड करे, तो मैं जितनी कोशिश करूं वो पहले ही ऑप्टिमाइज कोड, उनका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा। सर्जिया कोई कोड लिखे, उसमें मैं गलती निकाल सकता हूं नहीं, ठीक है। अगर कोई और कोड लिखता है, मैं उसको बोलूंगा यार ये चीजें आप उसको सॉल्व कर लें, तो वो ऑप्टिमाइज हो सकता है। लेकिन एंड्रियोनेट ने जो कोड लिखा है तो वो ऑलरेडी क्या होता है, ऑप्टिमाइज। तो ये फायदा हमें हासिल होने वाला है। आप पहले ही दिन जो कोड लिखवाएंगे वो इतना ऑप्टिमाइज कोड होगा कि दुनिया के किसी भी डेवलपर के पास लेके जाएंगे, बोले यार ये तो बहुत अच्छा कोड है। तो आप पहले ही दिन इस काबिल हो गए कि आप 20 साल के एक्सपीरियंस वाला कोड जनरेटिव AI से लिखवा सकते हैं। तो पहली चीज, आपकी पूरी पाइपलाइन में सबसे आगे इंटरफेस के अंदर क्या कनेक्ट कर दिया, AI असिस्टेंट। और वो AI असिस्टेंट कैसे कनेक्ट हुआ है, आपके असिस्टेंट के तौर पे पेयर प्रोग्रामिंग के लिए। पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब है जो कोड भी हम लिखवाएंगे, एक एक कोड हम साथ मिलके करेंगे।
पेयर प्रोग्रामिंग का पर्पस ही यही है कि मैं तुम्हें बोलता हूँ वो कोड लिखो, मैं तुम्हें बोलता हूँ वो कोड लिखो, या तुम मुझे बताओ ये गलती है मैं उसको सॉल्व करूँ। तो ये क्या होती है? पेयर प्रोग्रामिंग। हम दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो पहला इंसान और दूसरा दुनिया का बेस्ट हम कंसीडर कर रहे हैं डेवलपर एंड्रयू नेट का मतलब जनरेटिव एआई। वो जनरेटिव एआई आपके लिए कोड करेगी। तो वो कोड जब करेगी बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और क्या होगा? ऑप्टिमाइज होगा, उसका एल्गोरिथम बहुत इंप्रूव होगा, तो आपकी लॉजिक चल जाएगी। फाइनल जब रिजल्ट आपके मुताबिक आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम चले जाएंगे, नेक्स्ट लॉजिक लिखवाएंगे। लेकिन नेक्स्ट लेवल जब आएगा इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे उसमें क्या होगा दोस्तों? एजेंटिक। और एजेंटिक का मतलब है कि एक डेवलपर मैंने बना दिया, उसका काम क्या? पाइथन की डेवलपमेंट करना। एक एजेंट बना दिया टेस्टिंग के लिए, उसका काम टेस्ट करना। एक बना दिया डेवऑप्स के लिए, डेवऑप्स का काम करेगा। और ये पाइपलाइन बन गई है। ये तीनों चारों एजेंट, इवन इंसान भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये तीनों चारों एजेंट जिस तरह इंसान मिलकर काम किया करते थे, ये लोग प्रोडक्शन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे और फाइनल प्रोडक्शन पे पुश भी करना स्टार्ट कर देंगे। CI/CD खुद ब खुद चल रहा होगा। जो हम डिसीजन हम लेते थे गिटहब पे पुश करना, तो वो गिटहब पे पुश करने का काम भी आपका डेवऑप्स का होगा। तो डेवऑप्स जब टेस्टिंग वगैरह सब कुछ होने के बाद वो फाइनलाइज कर देगा तो गिटहब पे पुश करेगा और CI/CD पाइपलाइन खुद ब खुद चलेगी। अच्छा, कोई और एरर आता है, कोई नया फीचर ऐड करना है तो इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व हो सकता है। आप एजेंट की पाइपलाइन में बिजनेस की जो लॉजिक है वो चेंज कर दो, क्या ये बिजनेस लॉजिक है वो सबके पास चली है, तमाम एजेंट के पास, उसके मुताबिक डेवलपमेंट होगी, टेस्टिंग होगी, प्रोडक्शन में जाएगा। तो ये लेवल भी इंशाल्लाह अचीव होगा, अभी तो नहीं लेकिन नेक्स्ट लेवल ये अचीव होगा। तो यहाँ तक इस पूरे आर्टिकल को जो सर्जिया ने आप लोग के साथ शेयर किया है, AI फंडामेंटल स्टेप 0, स्टेप 20 के अंदर 00 में, और वहाँ पे हम क्या है प्रोटोटाइपिंग, और प्रोटोटाइपिंग के अंदर हम नेक्स्ट लास्ट वाला क्या नाम है इसका टॉपिक का? द फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग नेचुरल लैंग्वेज। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज में हमारे पास क्या है? NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग भी हम कहते थे। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी है। NLU नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग भी है। NLG ये जो प्रोग्रामिंग कोड आपके लिए लिखवा रहा है वो क्या है? NLG नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो ये सब कुछ इसमें होने वाला है। तो आप कंसीडर करें, इस सबको मैं समरी करता हूँ। हम क्या करने जा रहे हैं? आपके लिए एक पेयर प्रोग्रामर कनेक्ट कर रहे हैं और उसे कंसीडर करें वो वर्चुअल ह्यूमन है। वर्चुअल ह्यूमन भी कौन सा? जो आपके लिए कोडिंग करेगा, दुनिया का बेस्ट डेवलपर या डेटा साइंटिस्ट एंड्रयू नेट। तो एंड्रयू नेट को हम AI असिस्टेंट के तौर पे क्या कर रहे हैं? हायर कर फ्री में मिल रहा है, हायर तो नहीं कर रहा, कुछ दे ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम उससे क्या ले रहे हैं? AI असिस्टेंट के तौर पे एंड्रयू नेट को अपना पार्टनर बना रहे हैं। अब जो भी कोड आप लोग दूसरों से करवाते थे, अपनी टीम मेंबर से करवाते थे या इवन खुद लिखते थे, अब वो टास्क हम किससे करवाएंगे? एंड्रयू नेट जनरेटिव AI की बदौलत। तो आपका लिखा हुआ कोड दुनिया के किसी भी शख्स के पास आप ले जाए, वो क्या ऑप्टिमाइज भी होगा, एफिशिएंट भी होगा। हाँ, आपकी बिजनेस लॉजिक्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो बिजनेस लॉजिक जो है वो आपकी इंप्रूव करवा सकता है, आप उसको इंप्रूव करेंगे, उसके बेस के ऊपर काम होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम एक प्लेटफॉर्म पे हम करेंगे और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं? गूगल कॉलर, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को लाजमी। तो जितनी मैंने अभी आपको समरी बताई है, मेन जो पॉइंट निकलते हैं, पेयर प्रोग्रामर, दूसरा AI असिस्टेंट, तीसरा आपके पास एजेंटिंग, ठीक है, लैंग्वेज होगा, और ये सारे के सारे काम आपकी नेचुरल लैंग्वेज में होंगे। आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लॉजिक सीखने की जरूरत फिल वक्त, अच्छा याद रखिएगा, हम कोडिंग करवा रहे हैं, हम प्रोग्रामर हैं, हम कोडर नहीं। प्रोग्रामर का मतलब क्या है कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो हमारे लिए कोड लिख रहा है, जो पहले लॉजिक हम लिखा करते हैं। तो ये कोड आपके लिए कर रहा है, लेकिन उसका फाइनल डिसीजन लेना कि ये बिजनेस लॉजिक सही है या नहीं, ये कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा, अभी भी किसकी जिम्मेदारी है? डेवलपर की। तो हम डेवलपमेंट पहले लॉजिक खुद लिखा करते थे, तो हम अपने स्टाइल को चेंज कर रहे हैं कि अब हम नहीं लिखेंगे, हम अब बहुत सीनियर हो गए, तो अब हमें कोडिंग तो नहीं लिखनी, हम एंड्रयू नेट से लिखवाएंगे, यानी जनरेटिव AI से। हम उसको बोलेंगे और वो हमारे लिए काम करे। कितना अच्छा, आपने एक डेवलपर को हायर किया, उसको इंस्ट्रक्शन देते यार वो आपके लिए काम करे, लेकिन उस कोड को फाइनलाइज करना कि यार ये कोड कितना अच्छा है कितना नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है।
इवन आपको एक एक लॉजिक का समझ आना भी जरूरी है अगर आप उस डोमेन के एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं या एक एक्सपर्ट एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लॉजिक ऐसी होती है कि जस्ट एक डॉट चेंज हो रहा होता है, एक फंक्शन चेंज हो रहा होता है, एक सैंपल चेंज हो रहा होता है और आप उस काम को करने के लिए कम से कम 4 घंटे लगा देंगे प्रॉम्प्ट के अंदर चेंजेस करने के लिए। और आपको सिंपल पता है कि यार ये गलती है, मैं इसको इस तरह सॉल्व कर सकता हूं अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हो। तो पहली चीज, कोड हमें खुद नहीं लिखना, लेकिन लॉजिक जो है प्रोग्रामिंग की वो आपको आना चाहिए। तरीका चेंज हो रहा है, कोड हम नहीं लिखेंगे। कोड कौन लिखेगा? जनरेटिव एआई असिस्टेंट। लेकिन उसकी जो लॉजिक है, जो भी उसने लिखा है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, वो अभी भी आपको समझ आना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे आप बिल्कुल बड़ी जुम्मा नहीं हो रहे कि आपको अब सीखना ही नहीं है कि लॉजिक में क्या हो रहा है, सिर्फ बोलूं काम हो जाए। नहीं, लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। जी अमीन, इसका आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, जुपिटर नोटबुक पे हम लोग जा रहे हैं, गूगल कॉलप्स। जब सर्च करना है गूगल पे गूगल कॉलप्स, सबसे पहला लिंक है गूगल कॉलप्स का, collapse.research.google.com। यहाँ पे जाने के लिए आपको पता लग गई कि यहाँ पर हमें बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, मतलब टर्मिनल मिल जाता है, इंस्टेंस मिल जाता है जिसको हम काम कर सकते हैं। न्यू नोटबुक बना लेते हैं। दूसरे अकाउंट से बना लेते हैं। सर मैंने एक मॉडल शो करना है, एक कोड ऐप की फाइल है। एक्चुअली उनका पेमेंट का इशू था, तो उन्होंने ड्रॉप कर फिर जाएगा। नहीं, वो मैंने ऐसे में पेड अकाउंट लिया होता। ठीक है, तो गूगल कॉलप्स नोटबुक मैंने ओपन कर ली है, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। यहाँ पर हमारे पास अच्छी बात हमें यही मिली है कि यहाँ जनरेट का बटन है, डायरेक्ट आप प्रॉम्प्ट लिखो और कोडिंग जनरेट करो। पहले सिंपल कोड लिखते हैं, फिर थोड़ा एडवांस कोड पे जाते हैं। सेल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ मैं। पहले लिख दूँ उससे हेलो टू UIT क्लास।
ठीक है, मैंने जस्ट से हेलो टू यूआईटी क्लास का, तो जाहिर है वो प्रिंट एक करना था और यूआईटी क्लास को उसने से हेलो कर दिया और इसे हमने प्रिंट कर दिया। फर्स्ट टाइम पे ये कनेक्टिंग पे जाता है क्योंकि सर्वर पे कनेक्ट नहीं होता, तो कनेक्टिंग पे थोड़ा सा टाइम बाय करेगा ही। मेरे पास ये कनेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे मैं होवर करता हूँ रैम एंड टिक्स पे, तो ये मुझे बता देता है कि मेरे पास इस वक्त पाइथन 3 यूज़ हो रहा है, रैम यूज़ हो रही है, टिक्स यूज़ हो रही है। और अगर मैं ऊपर रन टाइम पे जाता हूँ ये चेक करने के लिए एक्चुअली मेरे पास जीपीयू चल रहा है या सीपीयू चल रहा है, तो यहाँ चेंज रन टाइम का ऑप्शन होता है। ऊपर ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में रन टाइम में चेंज रन टाइम टाइप का ऑप्शन है। यहाँ पर देखें मेरे पास सीपीयू कनेक्टेड है, तो लेकिन ऑप्शन आ रहा है T4 GPU का भी आ रहा है, A100 L4 का आ रहा है, TPU V2 का भी आ रहा है, सारे ऑप्शन। तो जिस तरीके से इसका पेमेंट प्लान है आप वो देख लें, जो बेहतर लगे आप ट्राई भी कर सकते हैं। पेमेंट प्लान के साथ साथ देख लें गूगल प्राइसेस। ये रहा हमारे पास पेज गो का मॉडल भी है, जिसके अंदर 100 कंप्यूट यूनिट पे $10 चार्ज करता है, 500 कंप्यूट यूनिट पे $50 मतलब $50 चार्ज करता है। प्रो में $10 पर मंथ, इसमें 100 कंप्यूट यूनिट मेरे ख्याल से बहुत होते हैं ये भी, और पर 90 डेज के हिसाब से उन्होंने बताया है। फास्टर GPU हमें मिल रहा है, ग्रेड टू मोर पावर GPUs, मेमोरी एक्सेस मिल रहा है, हाईएस्ट मेमोरी मशीन, टर्मिनल एक्सेस भी मिल रहा है, ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। टर्मिनल जब आ जाएगा तो हम अपनी मर्जी की इसकी कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसके अलावा कोलैब प्रो प्लस के अंदर हमारे पास 400 कंप्यूटर यूनिट है और उसके साथ 500 पर मंथ अलग मिल रहा है। तो ये 900 बनना है टोटल, या क्या बन रहा है? फ्री अकाउंट में क्या इशू है? फ्री अकाउंट में क्या इशू है? वही चलाते हैं ना। हाँ, फ्री अकाउंट में प्रॉब्लम ये है कि कभी भी आपका टर्मिनल बंद कर सकते हैं, कभी भी आपका सेशन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक लिमिटेड आप जीपीयू की आपके पास लिमिट है, वो जैसे ख़त्म होगी कोड चलता हुआ आपका रुक जाएगा, तो कभी भी इंटरप्शन आ सकती है। फ्री में तो ऐसा ही होता है। सर यार प्रॉब्लम कब आता है जब आपने क्लाइंट के लिए कोई बनाया हुआ है, MVP बनाया हुआ है, आप दिखा रहे हो ठग और उस वक्त चलेगा, ठीक है। आप दिखा रहे कोड ये, लेकिन जुपिटर नोटबुक की एक अच्छी खासियत है कि उसका रिजल्ट जो है ना वो उसके सेल में रह जाता है, तो कुछ ना कुछ देखें सर ये रिजल्ट था तो हम दिखाने के काबिल होते हैं। लेकिन लाइव डेमो करवाते वक्त, क्योंकि प्रोटोटाइप हम यहाँ बनाना सीखते हैं, तो जब वहाँ प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप कैसे हो सकता है एक सर्वर बना के माइक्रो सर्विस बना के आपने आप की हुई है और वो दूसरी आपकी ऐप के साथ कनेक्ट है, स्टैंडर्ड के साथ भी हो सकती है, किसी के भी साथ, वहाँ पे वो इस्तेमाल करते हुए वो चेक कर रहा है आपने टनल बनाया हुआ और चेक करते हुए उस वक्त आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फ्री में तो ऐसे ही होगा, ठीक है। फिर आपका कोड चलाने के लिए भी आपको आधा घंटा लगता हो, कोड प्रोसेस होता है, कनेक्टिविटी चलती है, कुछ डेटा उठाता है, बेतहाशा चीज़ें होती जब हैं। पेड क्लाइंट है तो हमें पेड पे जाना चाहिए, जब लर्निंग कर रहे हैं तो फ्री। लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है कि आप फ्री वाला करें, लेकिन जैसे ही आप कोई बिजनेस यानी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो आप क्लाइंट को बोलेंगे गूगल कॉलेज का अकाउंट आप हमारे लिए $10 या $50 मंथली खर्च कर दें, तो खर्च उसके करवाएं, आप अपने भी नहीं, ठीक है। वैसे ये सेशन तो फौरन डिस्ट्रॉय कर देते हैं थोड़ी देर के अंदर ही, बैकग्राउंड पे कुछ भी जीपीयू अगर होता है जीपीयू के ऊपर वो करता है, सीपीयू वाला तो अनलिमिटेड चलता ही रहता है। बैकग्राउंड पे नहीं, ब्राउजर बंद किया, टैब बंद किया तो बंद कर दे, वही कह रहा हूं मैं, हाँ, बैकग्राउंड पे बंद कर देता है, बैकग्राउंड पे वो नहीं चलता, टैब आपने ओपन रखना। मैंने करके देखा कई हाँ, बार। तो अच्छा टैब एक्टिव ना हो, आप दूसरे टैब पे वो चलता रहेगा, लेकिन अगर आपने ब्राउजर बंद किया या जिसके अंदर वो टैब में चल रहा है तो वो बंद हो गया। लेकिन $50 वाले की आप खासियत लास्ट लाइन का पढ़ रहे हैं कि इवन आप ब्राउजर भी बंद कर दें, यानी आपने काम स्टार्ट किया, बैकएंड पे चल रहा है, अपनी मशीन शट डाउन कर दी, वो वहाँ पे चलता है, लेकिन मैक्सिमम 24 घंटे तक बहुत है ना, बट डेमो के लिए बहुत है, ठीक प्रोडक्शन है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपको फिर भी चाहिए तो फिर भी हम पैसे ले लें और बढ़ा दें, लेकिन वो चलेगा 24 घंटे के बाद, वो कह रहा है कि हम कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद भी हमें चल रहा होगा, ठीक है। तो इसने मैक्सिमम लिमिट बताई या मिनिमम लिमिट क्या है, क्या चीज़ 50 आवर्स का, ये 99.99 पे, ठीक। अच्छा इसकी ना हम कैलकुलेशन देख लेंगे कि जीपीयू जब हम इस्तेमाल करते हैं कितने घंटे चलेगा, असल में ये प्रोसेसिंग जितनी करेगा उसके ऊपर,
जितनी ज़्यादा हैवी क्लियर नहीं दिया हुआ, मैंने जाके भी देख के आया हूँ फैक्ट्स के अंदर ना, इन्होंने कंप्यूट यूनिट नीचे ही है, कंट्रोल F करके कंप्यूट यूनिट लिखेंगे आ जाएगा क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि कंप्यूट यूनिट की डेफिनेशन जो है वो चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। हार्डवेयर हाँ हार्डवेयर चेंजेस हाँ और इवन प्रोसेसिंग पावर। बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन वो कह रहे हैं हम सस्ता इसीलिए सस्ता देने के लिए इस तरह कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन पे नहीं लेके जाए हम इसको, प्रोटोटाइप के लिए, प्रोटोटाइप के लिए बेहतरीन है। कॉलैब प्रोटोटाइप के लिए, प्रोडक्शन के लिए कॉलैब हमारा नहीं है। फिर वही हम डॉकर और डॉकर कंपोज और फिर कुबरनेटिस बेस्ड होंगे AWS पे या जहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट होती है। जी अब हमने ये सारे थोड़े से प्लान इसलिए देख लिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि क्या क्या प्लान कितने मिला। तो ये टोटल कितना हो रहा है? 900 बना या 500 है? 900 बना ना? नहीं टोटल ऑफ 500 भाई। तो आधी क्लास 500 के लिए आती है। एडिशन 400 तो 500 टोटल ऑफ 500 एडिशनल 400 वो 100 के 100 ऊपर के 400 एडिशन तो टोटल 500 लिखा है मैंने, लिखा है टोटल 500 900 कहीं नहीं और है। 90 डेज तक एक्सपायर हो गया। मेरे ख्याल से 50 जो खर्च करने के बाद ज़्यादा अच्छा पता लगेगा। नहीं क्लियर है बिल्कुल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको फ्री वाले में होगा, वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ क्या होगा। उसको सॉल्व करने का भी बड़ा शॉर्ट तरीका है। ये आपने एक छोटा सा पेमेंट प्लान देख लिया, डिटेल आप देख लेना इसको। हमने क्लाइंट के हिसाब से, अगर कोई क्लाइंट किसी के पास आता है और वो परचेज करता है तो वो क्लास से शेयर कर देता है। मैंने क्लाइंट आया था, मैंने इस पर्सपेक्टिव से, इस कैलकुलेशन से ये वाला प्लान परचेज करा, ठीक है। हम वापस आते हैं। हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ कर लिया, सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा था, से हेलो टू आवर क्लास, और उसने कर दिया हमारी क्लास को हेलो। अब एक डिबगिंग वाला पार्ट देख लेते हैं, फिर एडवांसमेंट पे जाते हैं। डिबगिंग वाले पार्ट के लिए ऊपर से प्लस करके कोड को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ऊपर प्लस का बटन है, कंट्रोल M B का भी शॉर्टकट है, ये मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ पर मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ पाइथन का, सपोज करें अभी प्रिंट ही लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सरकासी मैंने लिख दिया, लेकिन इस कोड में मैंने कुछ एरर छोड़ दिए, ये एरर आ गया। और भी इसमें लेकर आ देता हूँ चेंजेस। और यूनेम में मैंने ये हटा दिया, ई कैपिटल कर दिया। सही, कुछ भी एरर लेकर आ गया मैं अपने पास से, और इस कोड को रन कर देना। जाहिर है एरर तो आना था, यूनेम में पहले एरर आ गया क्योंकि वो टर्मिनेट लाइन नंबर 1 पे ही हो गया, लाइन नंबर 2 उसने पढ़ी भी नहीं, इंटरप्रेट हो रहा है, लाइन पे लाइन चल रहा है। अब नीचे वाले सेल पे मैं ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि भाई ऊपर वाले सेल में कुछ एरर है, इसको सॉल्व करो। देखिए ना, फिक्स करके चला दिया। मैंने कहा पीछे वाले जितने भी सेल हैं उसके अंदर कोई एरर है तो वो फिक्स कर दो। उसने जाके प्रिंट हेलो वर्ल्ड में तो कोई एरर नहीं था, उसको चला दिया, यूनेम को भी चला दिया। लेकिन यहाँ चीज नोट करें, मैंने स्पेल क्या मिस्टेक करी थी। यूनेम में मैंने कोटेशन मिस करा था, लेकिन प्रिंट करते हुए मैंने वेरिएबल का नाम ही गलत लिखा था। इसने वेरिएबल का नाम भी करेक्ट कर दिया और वो कोटेशन वाली एरर भी सही कर दिया। तो सिर्फ प्रॉम्प्ट ने खुद ही कोड पढ़ा, खुद ही इसको रिजॉल्व कर दिया हमारे पास दोपहर नोटबुक पे जो सामने एग्जाम्पल। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। डिबगिंग भी हम सीख गए, समझ गए कि डिबगिंग इसमें कैसे हो रही है। एक तरीका और है, ट्राई की जगह प्लीज, ये सिर्फ ब्रैकेट हटा दें, एरर आ जाएगा। हाँ, अब इसको रन कर दें, ये आ गया फिक्स एरर। नीचे 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 अभी भी कर देगा, करेक्ट पे क्लिक इतना करना तो ये देता है, तो उसका पुराना फीचर है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये करेक्ट कर देगा उस पर। इसको मैं प्लस कर देता हूँ, उसको मैं माइनस। ये भी एक तरीका है कि वो एरर के साथ ही फिक्स का बटन दे रहा है, लेकिन इसका पुराना फीचर है ना, इसके पहले की तरह नहीं, पहले इसमें नहीं था ये, तो आपको ना गूगल स्टैक ओवरफ्लो पे लेके जाता था। अच्छा, तो ये भी इसके अंदर ना एडिशन, यानी आपको वर्जन बता रहे हैं कौन सा पुराना गलत है और क्या आपके पास सही है। ग्रीन है। तो ये फिक्स का बटन भी दे रहा है। दोनों ऑप्शन आपने देख लिए, करेक्शन की हद तक तो सही है। करेक्शन की हद तक भी ठीक है, और बग भी फिक्स कर रहा है। इनके साथ में प्रॉम्प्ट से करवाना वो भी कर रहा है। इन केस में बोलता हूँ प्लीज जो सपोज करें फिक्स करने के बजाय मैं नया कोड ऐड कर रहा हूँ,
और यहाँ प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं कुछ और नई चीज़ लिखवाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यूज़ यार रिवर्ट माई नेम इन shuffle my name keywords, my name letters in list। अच्छा, ये पीछे वाला कोड फिक्स तब करेगा जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए मैंने कहा shuffle my name letter in list, मैंने उसको नहीं बताया मेरा नाम सरकासी में, क्योंकि मैंने ऊपर सरकासी में प्रिंट करवाया था यू नेम में, तो उसने वहाँ से डेटा उठा लिया मेमोरी से और उसने सरकासी के डेटे को सफल कर दिया। इसको रन करते हैं तो बिल्कुल इतना शफल कर दिया है, सारे लेटर्स आपस में दर-से-दर कर दिया। तो छोटे छोटे कोड तो ये लिख रहा है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आते हैं, इससे मेन्यू देखते हैं इसमें क्या क्या है। ऊपर फाइल वाला मेन्यू तो समझ में आ रहा है, इससे हम लोकेट का है, गूगल ड्राइव में लोकेट है, इस पर क्लिक करके देखते हैं। देखिए गूगल ड्राइव खुल गई, तो गूगल ड्राइव में किस जगह पर लोकेटेड है तो इसमें बताते हैं गूगल ड्राइव के अंदर माई ड्राइव में जाओ, कॉलेज नोटबुक में जाओ, उसमें आपके सारा कोड रखा हुआ, तो आप यहाँ से भी किसी को शेयर कर सकते हो। और एडिशनल स्टेप देखते हैं, लोकेट के साथ साथ क्या ओपन प्लेग्राउंड मोड में भी ओपन हो जाता है। प्लेग्राउंड मोड इसमें क्या मोड है, अभी भी इसी में ओपन है। नोटबुक इज प्लेग्राउंड मोड, किंग विल नॉट सेव, टर्न ऑफ प्लेग्राउंड मोड, तो कोई भी मैं चेंज करूँगा और सेव नहीं हो रहा इसमें। सही है, प्लेग्राउंड मोड की डिटेल्स आप लोग चलाना, इसको देखना, इसको भी मैंने टर्न ऑफ करने के लिए सारे ऑप्शन, ठीक है। वापिस आ जाते हैं हम, यहाँ पर मूव का ऑप्शन है, सेव एंड ड्राइव का ऑप्शन है, सेव गिटहब जिस का भी ऑप्शन है। इनके सामने कोई डॉक्यूमेंटेशन यहाँ बनाई है आपको, जिस पे फिट करनी है, कोई स्क्रिप्ट है आपकी, साथ साथ गिटहब का भी ऑप्शन है। और दूसरे ऑप्शन भी है, रिवीजन हिस्ट्री देख सकते हैं अगर इनकेस ऑफ चेंज। गूगल ड्राइव में जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी इन्होंने यहाँ पर दे दी हैं। सेव कॉपी चेंजेस क्यों सेव नहीं हो रही है? प्लेग्राउंड मोड ओपन करा हुआ ना, आ गया। तो प्लेग्राउंड मोड मैंने बंद कर दिया। एडिट में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। नोटबुक की कुछ सेटिंग्स हैं, यहाँ पर सेटिंग्स में आप जाके रिव्यू चेंज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, रन टाइम एनवायरनमेंट पाइथन और आर का दिया हुआ। डेटा साइंस वालों के पर्सपेक्टिव से उन्होंने नोटबुक डिज़ाइन करी है, तो ठीक है। यहाँ तक ऑटोमेटिकली रन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ एनी एग्जीक्यूशन, आप ये भी कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक सेटिंग यहाँ पे ऐड कर दें। ओमिट कोड सेल आउटपुट व्हेन सेलिंग दिस नोटबुक, ये सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। व्यू में भी व्यू चेंज करवाना है, इंसर्ट में तो डायरेक्ट आपके पास शॉर्टकट है इंसर्ट का। उसके बाद रन टाइम का हम देख चुके हैं ऑलरेडी, टूल्स एंड हेल्प भी सारे वही सिंपल चीज़ें हैं जो हम देख चुके हैं। फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने दिए हैं नोटबुक के, जो अभी आपने एक क्वेश्चन का आंसर बताया था, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर कवर करे हैं। तो FAQ से भी आपकी काफ़ी चीज़ें हेल्प हो जाएंगी। इनकेस ऑफ आपने ड्राइव माउंट करनी है तो वाई ड्राइव माउंट विद समथिंग स्लो, एक ही चीज़ का आंसर यहाँ पर आपको FAQ में मिल जाएगा। लेफ्ट साइड वाले मेन्यू एक्सप्लोर कर लेते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। अगर इनकेस आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है तो यहाँ पर हेडिंग्स आ गई होती है, उसकी बना के देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करा, टेक्स्ट में मैंने कुछ ऊपर से हेडिंग ली, हेडिंग में मैंने यहाँ पर ऐड करा UIT क्लास, तो ये एक हेडिंग हो गया, सही। और इसके नीचे मैंने सब हेडिंग करी, ऊपर से मैंने सब हेडिंग ले ली और मैंने यहाँ पे कह दिया UIT क्लास। इसके नीचे मैंने यहाँ से थर्ड हेडिंग ले ली, यहाँ पर मैंने कह दिया फोर्थ क्लास, सही है। या हम ये कह देते हैं कंप्यूटर नोटबुक क्लास। मल्टीपल हेडिंग्स मैंने यहाँ पे ले ली, साथ साथ मैं यहाँ पर अगेन टेक्स्ट प्लस करा रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं कुछ इसी तरीके की यहाँ पर टू लेते हैं। तो कोई भी मैंने यहाँ पर रीडमी ऐड कर दिया, रीडमी में मार्कडाउन के फॉर्मेट में। अब मैं यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में जाता हूँ, प्लीज नोट करें तो मेरी हेडिंग से ना यहाँ पर दिखा रहा था टेबल ऑफ सेक्शन में, ताकि अगर आप बहुत बड़ा कोड लिख रहे हैं तो साथ साथ ना आप ये टेक्स्ट भी ऐड करते रहा करें, ताकि वो हेडिंग भी बनती रहो। यहाँ से लेफ्ट साइड से आप सेक्शन से ट्रैकिंग भी करते हैं, यहाँ से भी आप सेक्शन प्लस कर सकते हैं। देखिए मैंने नया सेक्शन प्लस करा तो उसने यहीं पर मुझे ऑप्शन दे दिया है सारा,
कोलैप्स करना है या उसको एक्सपेंड करना है, सारे ऑप्शन है। ये देखें यहीं से मैं इसको एक्सपेंड एंड कोलैप्स भी कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है। ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन होता है समटाइम कहीं कॉपी पेस्ट वालों के लिए। तो फाइंड एंड जो भी चीज़ें फाइंड एंड रिप्लेस और रिप्लेस ऑल या सिंगल रिप्लेस सारे ऑप्शन मौजूद हैं। सपोज करें हम यहाँ से UIT रिप्लेस करते हैं, फाइंड करो UIT और रिप्लेस करो UIT को, यही चीज़ है, ठीक है। तो देखें एक एक करके कोड में भी रिप्लेस होता जा रहा है। अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूँगा तो ये हर जगह से UIT रिप्लेस हो गया PIC, तो कहीं भी UIT अब नहीं लिखा हुआ, अब हर जगह PIC लिखा हुआ। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन एक मिला। फिर एक वेरिएबल का भी ऑप्शन है, आप कुछ वेरिएबल्स बनाएं और उन वेरिएबल्स को यहाँ देख लें। अब देखें मेरे लास्ट वाले कोड में आपको कुछ वेरिएबल्स मिलेंगे, नेम का एंड नेम लिस्ट का। तो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल की लिस्ट हो रही है कि आपके पास नेम एंड नेम लिस्ट का ऑप्शन मौजूद है। जब आप कोई कोड ज़्यादा वेरिएबल के साथ यूज करेंगे तो एक आसानी रहेगी यहाँ पर देखने में कि कितने वेरिएबल्स हैं मेरे पास, और उसकी वैल्यू फिर बाद में कभी असाइन करेंगे। वेरिएबल्स के साथ साथ जो दूसरा ऑप्शन आता है सीक्रेट का भी आ जाता है, और ये बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है सीक्रेट का। ये अगर नहीं हो तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कोडर को, क्योंकि हम इन्वायरमेंट 2D की फाइल भी नहीं बनाते थे। जब इसमें कॉन्सेप्ट पे जब गए थे हम सीक्रेट के नहीं गए थे, और ये हम जानते हैं कि सीक्रेट का मतलब ये नहीं कि हमारी पासवर्ड हमने कोई खतरनाक छुपा दिया। सीक्रेट का मतलब जस्ट ये होता है टेम्परेरी सिक्योरिटी, कि इन केस मैं कोई डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो मेरे वेरिएबल सिर्फ मेरे पास ही हैं, जिसको मैं ही देख रहा हूँ, दूसरा नहीं देख रहा। इन केस मेरे पीछे कोई कैमरा भी लगा हुआ है और मेरी स्क्रीन देख रहा है तो उसको मेरा पासवर्ड कभी भी नजर नहीं आया, क्योंकि वो बुलेट्स मार रहा होता है। और मेरे बड़ा वाला बंदा भी बैठा हुआ, मुझे उसको बोलने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा आगे से हो जाओ, मुझे पासवर्ड लिखना है अपना ना डेटाबेस का। अब ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो यहाँ पर ऐड सीक्रेट में कर देता हूँ, कोई पासवर्ड ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और पासवर्ड में कुछ भी लिखते हैं। यहाँ पे आई यहाँ पर बनी हुई बाय डिफॉल्ट, ये आई इन्होंने ना ओपन करी हुई थी, उसको पहले बंद करते हैं। हम लोग पासवर्ड यहाँ पर लिख देते हैं। नहीं लिखने देना, ये सही इसका मजाक है। जब आप ये कैमरे वाली चीज नहीं मान रही है। जब आप लिखोगे ना तो आपने आई ऑन करनी पड़ेगी, सबको दिखाना पड़ेगा, फिर आप बंद करोगे, फिर हाँ फिर बात हो जाएगी। ये बहुत अच्छा लग रहा है ये कैमरे के हिसाब से नहीं, एनवायरनमेंट वेरिएबल के हिसाब से सही। अब क्या करें, मजबूरी है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा नीचे इन्होंने कोड लिखा हुआ है, जब आपने सीक्रेट यूज करना हो तो ये कोड आपका नीचे है, ये आप इस्तेमाल कर लो और सीक्रेट आपका इस्तेमाल हो जाएगा जहाँ भी आपने इस्तेमाल करना हो। तो हम लास्ट में एक सेल लेते हैं और उसमें ये सीक्रेट यूज करके देखते हैं सबसे लास्ट में। ये मैंने कॉपी कर लिया, वो ऊपर क्लिक किया था ना, चला गया वापस। कॉपी यहाँ से मैंने करा, और पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको प्रिंट करके देख रहा हूँ क्या है मेरा सीक्रेट नेम की जगह पासवर्ड आएगा। सीक्रेट नेम प्रिंट कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ पे पासवर्ड करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज नोट करें, मैंने जिस नाम से वेरिएबल बनाया जाहिर है वही नाम मुझे यहाँ लिखना है। तो जो भी नाम था वो लिख दिया और सिंपली नोटबुक को ग्रांड करना था, सीक्रेट का एक्सेस निकाल लिया और सिंपल प्रिंट हो गया। तो सीक्रेट भी यूज करना कोई बड़ी कहानी नहीं है। क्रिएट जेमिनी API की। अमीन भाई इस क्लास ने सर कासिम से पहले नोटबुक पढ़ी है। मुझे मालूम, तभी मैं थोड़ा फास्ट था, मैं हर चीज़ को सिंपल। अच्छा ये फिर पढ़ी में तो कोई ये चीज़ आके बता बना रही उस टाइम जेमिनी नहीं था। चले कोई बात नहीं, लेकिन इसको कुछ है तो जब भी तो दोबारा पढ़ाई जा रही है। चले कोई बात नहीं। नीचे आ जाते हैं, लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है फाइल का। फाइल के ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी आप फाइल्स फोल्डर या डायरेक्टरीज हमारे कोड में होता है ना कि हमारे पास सोर्स कोड कहाँ रखा हुआ है, तो सोर्स कोड यहाँ पे रखा हुआ है। इस सोर्स कोड में सैंपल डेटा है और ये सैंपल डेटा बड़ा ज़बरदस्त है। अभी हम इसको इस्तेमाल करके देखेंगे कि इससे हम क्या क्या लेवल दे सकते हैं। साथ साथ में डॉट कॉन्फिग की फाइल है, आप इस डॉट कॉन्फिग को थोड़ा एक्सप्लोर करना है कि इसमें क्या क्या उन्होंने कॉन्फ़िगरेशंस रखी हुई है। ये हिडन फाइल है, नॉर्मली आपको नजर नहीं आएगी। मुझे क्यों नजर आ रही है हिडन फाइल, क्योंकि मैंने इसके ऊपर से आई पे हिडन ऑन करा हुआ।
अगर मैं यहाँ से बाय डिफॉल्ट हिडन ऑफ होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आई पे क्लिक करके हिडन ऑन करता हूँ तो ये डॉट कॉन्फिग मुझे शो करवा देता है। और डॉट कॉन्फिग में इसकी काफ़ी इन डिटेल चीज़ें हैं जो हम जाके देख सकते हैं, जैसे इसके लॉग्स हैं, डेट के साथ देखें लॉग्स आ रहे हैं इसके। ये काफ़ी ज़बरदस्त होंगे इनकेस आप अगर किसी सपोज करें किसी की डिवाइस यूज़ कर रहे हो और आपके पास एरर आ रहे हो, तो लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट की तरह अदा करते हैं कि आप उस एरर को रिजॉल्व कर लो, या किसी को अगर देने हैं तो डाउनलोड करके आप ट्रांसफ़र कर दो। इसके साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन इसमें अलग से दिए कुछ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये अगर ओपन हो जाए तो मैं दिखा देता हूँ। अभी इसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। चलिए डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ये अभी शो ही नहीं करा रहा, कुछ भी शो नहीं करा रहा। हमने ये बड़ी ज़बरदस्त एक अलग एक्सपीरियंस था हमारा जो हम देखते हैं। अभी यहाँ तक तो सब चीज़ें क्लियर है। हमारे पास फाइल है, फाइल में डेटा है, डेटा में चीज़ें मौजूद हैं। इन केस अगर मैं यहाँ पर कुछ अपलोड करूँ या कुछ डाउनलोड करूँ तो क्या रिजल्ट बनेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ ना कुछ। मैंने कोड लिखा और कोड लिखने के बाद गूगल से जाके मैं कोई इमेज लेता हूँ, गूगल इमेजेस। ये काफ़ी गौर से देखना है इस कॉन्सेप्ट को। इसकी रीज़न ये है, ये आप सब लोग फेस करोगे जैसे काम करोगे, काम करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर मैंने गूगल हेडक्वार्टर की इमेज उठा ली, उसको कॉपी कर लिया, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, ये इमेज आ गई है। अब मैं कुछ इसको इस तरह का प्रॉम्प्ट देता हूँ जिसमें ये इमेज डाउनलोड कर लो, उस पर जो भी मैं काम करना चाह रहा हूँ कर लो। जनरेट पे गए, इमेज का लिंक दिया, जनरेट अ प्रोग्राम एंड टू क्रॉप दिस इमेज। सिर्फ क्रॉप करवा लेते हैं, प्रोग्राम जनरेट करो, इस इमेज को क्रॉप कर लो। क्रॉप का साइज दे देते हैं 600x 600 पिक्सल। इसने फिलहाल डाउनलोड नहीं करा, लेकिन डाउनलोड करने के बजाय एक अच्छा काम ये कर दिया कि क्रॉप कर दिया। चला लेते हैं। डाउनलोड हो गई क्रॉप इमेज। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, रिजल्ट लो, प्रिंट नहीं लिखा हुआ ना हमारे पास, डिस्प्ले नहीं लिखा है, लेकिन काम हो गया। ये क्रॉप इमेज को अगर मैं अलग से ओपन करता हूँ तो अभी देखिए इमेज क्रॉप हो गई है, बिल्कुल हो गई है। रियल इमेज ये थी, ये रियल इमेज थी, और अभी जो आएगी ये क्रॉप हो गया ये भी। अब ये जो लेफ्ट साइड में से क्रॉप इमेज डॉट जेपीईजी डाउनलोड करिए, तो एक तरह से जुपिटर नोटबुक पे कितनी आसानी होगी, इतना सारा इसने कोड लिख दिया। इस कोड में इसने बाइट्स आए हुए यूज करें, रिक्वेस्ट यूज करिए, इमेज यूज करा है, इमेज को अपने पास लिया, विद हाइट इसकी 600 करके लेफ्ट टॉप राइट बॉटम सब मिला के क्रॉप कर दिया। और उस क्रॉप को जब हमने ओपन किया तो ये सच में क्रॉप हुई भी थी। अब सपोज करें मेरा इंटरनेट जो होता है नॉर्मली हम लोग मोबाइल का इंटरनेट यूज करते हैं, कभी कोई समय इंटरनेट बंद कर रहा हूँ, जब बंद करनी हो जाए इसको वैसे ही शॉर्ट इसमें कर लेता हूँ, इस जुपिटर नोटबुक पे बंद कर लेंगे। बैकग्राउंड का सेक्शन क्या ये चला रहा है या नहीं चला रहा है। मैं यहाँ पर आया फाइल्स में, रिकनेक्ट पे जा रहा है, रिकनेक्ट कर लेता हूँ, और इस रिकनेक्ट के केस में इमेज अभी भी मौजूद है, इसने इमेज अभी तक मिस नहीं करी है। अगर मैं यहाँ से एनवायरनमेंट चेंज करता हूँ, थोड़ा सा और एडवांस आता हूँ, एनवायरनमेंट पे गए, चेंज रन टाइम टाइप पे गए। सीपीयू में मेरे ख्याल से ना काफ़ी अनलिमिटेड हमें ड्राइवर दे रहा होता है, फॉरन आइडल टाइम आउट भी नहीं करता, फॉरन चीज़ें देता है, तो सीपीयू पे फॉरन से कभी जा रहा डेटा, सीपीयू पे काम करने का फायदा है। लेकिन जाहिर है काम कर रहे हैं सीपीयू पे तो नहीं करेंगे कभी, जीपीयू पे ही चल रहा होगा, या तो बहुत ही बेसिक लेवल का काम हो सीपीयू पे चल रहा है, सीपीयू पे आ जाए। और अगर मतलब आप ये डिलीट कर देगा डेटा बहुत जल्दी, हाँ, जब हम ऑनलाइन होते भी। इन केस ऐसा भी होता है समटाइम आपका मोबाइल का इंटरनेट आपने कनेक्ट करा, मोबाइल को कोई कॉल आई, आपको कॉल आने की वजह से आपको पता है डेटा चले जाता है, मोबाइल 4G कन्वर्ट हो जाता है ऐसे ही सिग्नल। तो आपकी जैसी आपने कॉल डिस्कनेक्ट करी, आप वापस आए तो वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, आपने रिकनेक्ट करा, आपका सारा आउटपुट वाला डेटा गायब हो गया, मतलब जो भी डेटा यहाँ पर है वो आपको गायब हो गया। सही है। अभी चले इतनी चेंजेस में नहीं जाता जिससे किसी को देखना है,
तो अब ये डेटा अगर गायब हो गया तो कितना प्रॉब्लम है। एक तो मैं तो सारा काम करूँ और जुपिटर में आने की फ़ायदा क्या है मेरा कि मैं चंक्स में काम कर रहा हूँ। पहले मैंने एक काम कराया, फिर दूसरा कराया, तीसरा कराया। और चंक्स में काम करने का मतलब नहीं पुराना काम नए काम से रिलेट नहीं कर रहा। नया जो आप चला रहे हो ना सेल्स में, वो पुराना सेल का रिकॉर्ड उसके पास है। तो अगर आपने कोई मॉडल ट्रेन करवाना है, मॉडल ट्रेन नहीं, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टास्क करवाने हैं जिसको आपको पता है कि 5 TB का डेटा जनरेट हो, और 5 TB का आप डायरेक्ट जनरेट नहीं करा रहे। आपने क्या करा, चंक्स में काम कराया। पहले एक चंक्स में काम हुआ, उसने डेटा जनरेट करा, आपकी एक्सेल शीट में रख दिया। फिर आपने दूसरे चंक्स में काम करा, वो पुरानी हिस्ट्री भी देखता हुआ जा रहा है कि भाई मैंने ये कर लिया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो आपका डेटा भी जनरेट होता हुआ जा रहा है, साथ साथ आपका सारा काम कंप्लीट है। अब इन केस गलती से इंटरनेट गया या आपका सेशन चली गया या कोई और ऐसा केस हुआ जिसकी वजह से आप रिकनेक्ट हुए, तो जैसे आप रिकनेक्ट हो गए ना, ये जो यहाँ पे फाइल्स है ये पैरेलल स्टोरेज में जारी होती है। अब इन पैरेलल स्टोरेज का प्रॉब्लम क्या होता है, पैरेलल स्टोरेज का मतलब मेरी अपनी स्टोरेज नहीं है, मैंने किसी से शेयर में ली है। मतलब क्या है ये? एफीमेरल स्टोरेज के अंदर क्या है कि ये मेरी अपनी नहीं है, मैंने किसी से शेयर ली है। अब जाहिर है यहाँ पर एफीमेरल स्टोरेज का नुकसान क्या होगा कि अगर मैं कोई अपना टास्क करवाता हुआ जा रहा हूँ, गलती से सेशन डिस्कनेक्ट हुआ किसी भी रीजन की वजह से, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, मेरा कंप्यूटर बंद करके मैं गया और थोड़ी देर के लिए आ गया, अब मेरा सारे टास्क का जो भी डेटा यहाँ पर रखा होता है वो जाया हो गया। अब मैं दोबारा कोड नहीं जाया हुआ, कोड सेव है। अब मैं कोड को दोबारा चलाऊँ, सारे टास्क दोबारा करूँ और जितना टाइम चाहिए वो टाइम लगेगा, फिर मेरा कोई एक्सपेक्टेड आउटपुट आया ना आए, जो मैं इतनी देर से लगा रहा था टाइम, तो ये नुकसान हो जाएगा। तो एफएमएल में ये नुकसान होता है। एफएमएल बहुत ज़रूरी है क्योंकि जुपिटर जिस तरीके से चल रहा है, जुपिटर काम किस तरीके से कर रहा है, आप ये सपोज करें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अच्छा जो लोग बातें कर रहे हैं आप लोग बाहर जाके कर लें, एक्सक्यूज मी, पीछे आपके है ना, आप लोग बाहर जाके कर लेना बातें, बाकी या तो यहाँ पे आके कर लें, माइक तो पूरी क्लास भी 8 हो जाएगी, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो आप ये सपोज करें कि हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है आपके पास डेटा सेंटर में। डेटा सेंटर में हमारे पास रैक होते हैं, या तो रैक में रखा हुआ सिस्टम या तो दूसरे कोई और शेप में होता हुआ। तो अभी हम सपोज कर लेते हैं रैक। रैक में क्या होता है, सब चीज़ें ना एक्सटर्नल लगी होती हैं, जैसे उनके पास अलग से जीपीयूज लगेंगे, अलग से रैम लगेंगी, अलग से स्टोरेज लगेगी, सारी चीज़ें अलग लगती हैं। तो जब भी डेटा सेंटर वाला मॉडल आता है ना, क्लाउड में हो या आपका अपना हो, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल का। वर्चुअल का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, क्योंकि रैक के पास इवन नेटवर्क इंटरफेस नेटवर्क से जो भी चीज़ कनेक्ट होके एक कनेक्शन बना रही है ना, इंटरफेस होता है। इंटरफेस के पास एक मैक एड्रेस होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। तो जब आपका नेटवर्क इंटरफेस कनेक्टेड है तो वो फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस होता है, सही है। सपोज करें 1G का है, 30G का है, जितना भी है वो एक्स्ट्रा है। तो जब आपका नेटवर्क इंटरफेस फिजिकली आपके डेटा सेंटर में लगे हुए, उसमें स्टोरेज लगी हुई है, उसमें SSDs लगी हुई है, उसमें रैम लगी हुई है, उसमें नेटवर्क इंटरफेसेस लगे हुए हैं, सारी चीज़ें बन के आपका एक हार्डवेयर है। अब आप अगर उस हार्डवेयर को एक्सेस करेंगे, आपको पूरा हार्डवेयर थोड़ी यूज़ करना है, सारी रैम थोड़ी यूज़ करनी, सारा स्टोरेज थोड़ी यूज़ करना है, तो वहाँ पर वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। उस वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हर चीज़ वर्चुअलाइज होती है, स्टोरेज वर्चुअलाइज होती है, रैम वर्चुअलाइज होती है, GPU CPU, साथ साथ नेटवर्क इंटरफेस भी वर्चुअलाइज होता है। नेटवर्क इंटरफेस के साथ DHCP बनता है, DHCP के साथ आपके सबनेट्स बनते हैं, सबनेट के साथ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अप्लाई होती हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के साथ उसकी जो भी मतलब कनेक्शन के प्रोटोकॉल्स बनते हैं वो सब वर्चुअल होते हैं, समझ रहे हैं। तो जब डेटा सेंटर वाली अप्रोच आएगी ना, तो हर चीज़ वर्चुअल है, मतलब कोई भी चीज़ आपकी फिजिकल डिवाइस से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो रही। बेयर मेटल में पहले कोई और सर्वर चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, बेयर मेटल के बाद जो उसकी लेयर 1 या लेयर 2 है उसके ऊपर आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसका मतलब जुपिटर नोटबुक गूगल का हार्डवेयर यूज़ कर रही है, गूगल क्लाउड का, और गूगल क्लाउड के हार्डवेयर पे वो एक वर्चुअल मशीन स्पिन अप करेगी या वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेगी। क्रिएट करने के बाद क्या करेगी, उससे प्रोविजन करके उससे कनेक्ट कर लेगी। अगर इस कॉन्सेप्ट में देखें तो अभी हमारी इस क्लास में सपोज कर सकते हैं हम 100 लोग जुपिटर नोटबुक चला रहे हैं, और 100 के 100 लोग जुपिटर नोटबुक चलाते वक्त गूगल के हार्डवेयर से कनेक्ट है, और गूगल डायरेक्ट वर्चुअल मशीन से आपको कनेक्ट करेगा। वर्चुअल मशीन के अलावा तो ऑप्शन नहीं है। तो वर्चुअल मशीन गूगल के केस में होती है गूगल कंप्यूट इंजन, तो ये GCE। तो गूगल कंप्यूट इंजन से आप कनेक्ट हो रहे हैं और उसके अंदर Ubuntu 22.04 का LTS वर्जन इंस्टॉल हुआ है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन। तो जब आप गूगल की मशीन से कनेक्ट हो रहे हैं, दुनिया में हज़ारों लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो उन सब का अपना जो डेटा है उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें लाइब्रेरीज हो सकती हैं,
उसमें स्पेसिफिक किसी लाइब्रेरी का वर्जन हो सकते हैं, बड़ी सारी चीज़ें मौजूद है। अब गूगल इसको कैसे हैंडल कर रहा है इस जुपिटर नोटबुक का? अगर हम ये कहें कि गूगल हर एक इंडिविजुअल के लिए एक नई वर्चुअल मशीन बनाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, गूगल के किसी के नहीं है दुनिया में, पॉसिबल हो नहीं सकता। उसकी कॉस्ट जितनी आएगी उस कॉस्ट को कोई भी बेयर नहीं कर सकता, इवन कितनी भी बड़ी कंपनी है। फिर दूसरा हम कहते हैं कि नहीं, वर्चुअल मशीन एक ही होगी, मतलब वर्चुअल मशीन है, उससे 1000 लोग जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वो दूसरी वर्चुअल मशीन बनाता है। ये वाली बात पीछे वाली दोबारा रिपीट कीजिएगा कि हर यूजर के लिए हम अलग वीएम नहीं बना सकते। अगर पॉसिबल नहीं है ना, लोग कितने हैं, क्वांटिटी देखो ना, वीएम बनाने की कॉस्ट कितनी है? वीएम बनाने की कॉस्ट कितनी है? वीएम के अंदर सबसे पहली कॉस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइसेंस। अगर आप Ubuntu भी चला रहे हो, Ubuntu के अंदर भी जरूरी नहीं लाइसेंस, लेकिन दो तरह के लाइसेंस होते हैं। एक आपका कॉर्पोरेट लाइसेंस होता है, कंपनी अपना भी रखती है कोई ना कोई कोटा कि भाई ये मेरा Ubuntu है, ये इतने सर्वर में यूज हो रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग भी करनी होती है। ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी दुनिया को मैं बोलूँ कि कोई भी आए मेरी सर्विस आप करो, मैं उसको वर्चुअल मशीन बना दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है, पॉसिबल दो वजह से नहीं है, कॉस्ट है, दूसरा इतना हार्डवेयर हो ही नहीं सकता कि आप हर किसी को वर्चुअल मशीन बनाओ। और हार्डवेयर को जो वर्चुअलाइजेशन और मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उनके पीछे वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके ऊपर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चल रही होती है पाइथन की। सही है, वो पाइथन की जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चल रही होती है उसमें भी वो क्या कर रहे थे, कटिंग एज कर रहे थे कि स्पिन अप वाला जो काम है हम कम से कम करें। सही है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है स्पॉट का, वो स्पॉट का कॉन्सेप्ट मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो अभी के कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, अब एक पीछे वाले स्टेप में एक थोड़ा सा कोच है, वीएम और वीएनवी मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट, दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? वो मैं बताता हूँ। वर्चुअल एनवायरनमेंट वो आगे का टॉपिक है, बता रहा हूँ। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब हम सपोज करते हैं कि अगर हर इंडिविजुअल की नहीं, गूगल तो वीएम कनेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा हो सकता है गूगल के पास एक वीएम है, उससे जब 10 लोग कनेक्ट हो जाते हैं फिर वो दूसरा वीएम खोल देता है, दूसरे वीएम से जब उसका कोटा पूरा हो जाता है तो वो तीसरा खोलता है, तीसरे का कोटा फुल होता है फोर्थ खोलता है। कोटा मतलब उसका स्टोरेज स्पेस या उसका रैम या प्रोसेसर का स्टेक, जो उसके स्टेक में फुल हो जाते हैं तो वो नेक्स्ट पे चले जाता है। अगर इस पर हम सपोज करें तो हमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आती है आइसोलेशन। आइसोलेशन की प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है कि मेरा जो डेटा है वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे दूसरा कोई और भी कनेक्ट है, तो वो इसका मतलब कोई ना कोई कमांड चलाकर मेरा डेटा एक्सेस कर सकता है। अगर उसको पता लग जाए कि शहजाद भाई का सर्वर पे, जिस सर्वर पे डेटा शहजाद भाई का, उस सर्वर पे मेरा भी डेटा है, तो मैं कोई ना कोई कमांड चलाकर आपके डेटा तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि आप में और मेरे दरमियान आइसोलेशन का कोई लेयर नहीं है। बेसिकली आप जो ये कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि जिसमें एक वीएम है उसकी एक स्पेसिफिक इवेंट है, तो ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली वो मल्टीपल सेशंस ओपन कर रहा है। हाँ। एक वीएम के अंदर एक मल्टीपल सेशन होता है, जब सेशन पूरे हो जाते हैं फिर एक नई वीएम ओपन कर रहा है, तो जब एक ही मशीन पे मल्टीपल सेशन खुल रहे हैं तो ऑब्वियसली चीजें शेयर्ड है। हाँ, आइसोलेट नहीं। आइसोलेट नहीं। तो उसका मतलब अगर सेम वीएम पे सपोज करें आपने कोई अपने रिसर्च कर रहे हैं, मोस्टली कॉलेज पे रिसर्च होती है ना, रिसर्च वाले भी आप होते होंगे, तो आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं कॉलेज के ऊपर, मैं भी कर रहा हूँ, अब मुझे पता है शहजाद में भी तो कर रहे हैं, अब हम दोनों पाकिस्तान से एट अ टाइम कनेक्ट हुआ, मैंने ऐसा सोचा हो सकता है जिस सर्वर पे शहजाद भाई का डेटा हो उस सर्वर पे मेरा डेटा हो। अब मैं लिनक्स की कमांड चला के किसी ना किसी तरीके से आपके डेटा तक पहुंच सकता हूँ, ये बात सबको मालूम है। कितने भी सेशन वो वैलिडिटी लगा लें, कनेक्टिविटी जो भी हमारा प्रिविलेज एस्केलेशंस होती है, कितनी भी हैंडल कर लें, मैं पहुंच जाऊंगा आपके डेटा तक। बहुत सारे लिनक्स के अंदर हैक्स हैं जो कभी खत्म नहीं किए जा सकते, तो वो लिनक्स के बिल्डर है ना, वो कैसे खत्म करेंगे उसको ऊपर लेयर लगा के उसको रोकेंगे मैं नहीं, तो मैं 0 लेयर से कनेक्ट कर लूँगा, मैं उसको अपनी कमांड बना लूँगा, मैं अपनी स्क्रिप्ट बनाऊंगा, एग्जीक्यूट करूँगा, मेरी अपनी कमांड बन गई, वो कमांड जो चलाऊंगा चलेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, जब तक आइसोलेटेड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा, इन केस आपने कोई वर्जन डाउनलोड करा किसी स्पेसिफिक लाइब्रेरी का, सेम वर्जन सेम लाइब्रेरी मैंने दूसरा वर्जन डाउनलोड करा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कौन हैंडल करेगा? समझ रहे हैं? एक लाइब्रेरी डाउनलोड करी शहजाद भी ने, एक मैंने करी, अब इत्तेफाक से हम दोनों सेम सर्वर से कनेक्ट, अब वो गूगल की मैनेजमेंट है जो भी इसकी चल रही है। अब शहजाद भी ने सेम लाइब्रेरी का वर्जन 2 डाउनलोड करा, मैंने वर्जन 1, ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट। तो आइसोलेशन कैसे करेंगे? गूगल कोलैप्स आइसोलेशन के लिए कंटेनराइजेशन की टेक्निक यूज करता है, जो वर्चुअलाइजेशन की एक सब पार्ट है। सही है, कंटेनराइजेशन में वो क्या करता है कि वो पहले वर्चुअल मशीन बनाता है, बिल्कुल बनाता है, लेकिन वो वर्चुअल मशीन के पास एक रिसोर्स होती है, हार्डवेयर होता है, और वो रिसोर्स पहले से एलोकेटेड होता है। जब आप यहाँ से सेशन कनेक्ट करते हो तो वो आपके लिए स्पेसिफिक एक कंटेनर स्पिन अप करता है उसी वर्चुअल मशीन पे। अब उस वर्चुअल मशीन डिपेंड ऑन उसके पास 1000 वर्चुअल मशीन है, किसी में फ्री था जगह तो उसने वहां पर ओपन कर दी, 1000 में से किसी एक में। तो जैसे ही वो आपका कंटेनर स्पिन अप करता है, आपको उस कंटेनर से कनेक्ट करता है, बाय डिफॉल्ट 500 पैकेजेस उस कंटेनर में स्टोर करता है बाय डिफॉल्ट, जो उसके बाद पहले से उसकी इमेज का पार्ट होता है, अलग से नहीं करता,
जो कंटेनर जिस इमेज के ऊपर क्रिएट हो रहा है उस इमेज के अंदर बाय डिफॉल्ट पाइथन के 500 पैकेजेस मौजूद है, जिसमें numpy हो गया, pandas हो गया और भी 500 हैं पहले से हैं। मतलब आप अगर इससे कनेक्ट कर रहे हैं तो आपने अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, 500 पैकेजेस के बाद पहले से होते हैं। वो लिस्ट कैसे करेंगे? वो लिस्ट अभी कमांड चलाते हैं थोड़ी देर बाद ना, लिस्ट की कमांड चलाते हैं, हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पैकेजेस हैं। ठीक है, तो 500 पैकेजेस इसकी इमेज के अंदर ही मौजूद है। तो हमें क्या मिल गई? आइसोलेशन मिल गई, एनवायरनमेंट मिल गया और सारी चीजें मिल गई। अब बात ये फ्री में हमें इतनी सारी महंगी चीजें क्यों दे रहा है और वो कैसे दे पा रहा है? चलो क्यों दे रहा है, वो तो उसका बिजनेस है। गूगल कोलैब्स प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है स्पोर्ट का। स्पोर्ट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सपोज करें क्लास में हमारे पास 200 सीट्स हैं, हर सीट्स के हमने चार्जेस रखे हैं 50 रुपीज, ठीक है। अब हम क्लास ले रहे हैं लेकिन कुछ सीट्स फ्री हैं, उस पर कस्टमर है ही नहीं, बिल्कुल खाली, हमारे तो 50 रुपीज का जाया हो रहा है ना, लेकिन सीट अवेलेबल है क्योंकि हम इस सीट की यूआईटी को पे कर चुके हैं। जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तो पे करके बाय करके खरीद के लाए ना। तो हमने क्या करा, हमने टेम्परेरी सीट को सेल आउट कर दिया। हमने कहा जब तक कोई हमारा कस्टमर नहीं आ रहा, जब तक कोई भी आके बैठ सकता है 10 रुपए देके, 50 रुपए फीस है उसकी, लेकिन जब तक कोई 50 रुपए वाला कैंडिडेट नहीं आ रहा, जब तक आप इसको इस्तेमाल करो 10 रुपए में। जैसी कोई आया मैं आपको फन उठा दूंगा, तो 10 वाले को नुकसान नहीं हो, बैठ रहा है सस्ते में, 50 वाली चीज 10 में मिल गई, लेकिन नुकसान क्या है, जैसी कोई और आया उसको जाना पड़ेगा। लेकिन 50 रुपए वाले को मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि मेरा कौन सा कस्टमर है, वो मेरा डेडिकेटेड कस्टमर है कि वो मेरे से डेडिकेटेडली बाय कर रहा है, उसकी ऑन स्पॉट पैसे पे कर रहा है मुझे। अब प्राइसिंग में भी एक ऑन स्पॉट होता है और एक आपका मतलब लमसम होता है, चलने वाला कहानी है। अभी हम इसको सपोज कर लेते हैं। तो ये जो आपको फ्री में देता है ना रिसोर्सेज, ये फ्री में स्पॉट पे दे रहा होता है, मतलब जो उसके पास अवेलेबल हार्डवेयर है जो किसी ने खरीदा ही नहीं, जो उसके पास रखा हुआ है, तो ये उस स्टोरेज, उसकी रैम, उसकी वर्चुअल सीपीयू, उसका वर्चुअल जीपीयू, उसकी वर्चुअल रैम, उसकी वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस इस्तेमाल करते हुए आपको हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। तो जब भी ये सेशन का टाइम जो लिमिटेड रखता है ताकि यूजर जो है जल्दी टाइम आउट हो और मेरे पास मेरा हार्डवेयर फ्री रहे, इन केस कोई पेड कस्टमर आए तो उसको मैं दे दूं। और ये वर्ड क्या यूज करा कि स्पॉट, स्पॉट, एसपीओटी, एसपीओटी स्पॉट हो गया ना, स्पॉट पे बाइंग हो रही है, स्पॉट बाइंग का जो इसका प्रोसेस है स्पॉट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए फ्री में हमें प्रोवाइड कर पा रहा है अपना ये स्टैंस, और इतनी नहीं सेशन का टाइम आउट ही कम से कम रखता है। अगर आप पेड यूजर होंगे तो उसको तो मसला नहीं है, वो तो आप पे कर रहे हैं उसको, फिर तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से देगा और बेहतर उसमें देगा। अब इसमें एक और मसला होता है, जो लोग कोलैब्स को यूज नहीं करते बहुत सारी वजह से, सेज मेकर पे क्यों जाते हैं लोग, ये सेज मेकर है, ये है AWS का, ठीक है। अब सेज मेकर पे जाने की रीजन क्या है, क्या इसके अलावा डेडिकेटेड हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या होती है। मेरे पास एक प्रॉब्लम आई थी, सिडनी का मेरे ख्याल से डेटा सेंटर था एज़्योर का, मैं देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, एज़्योर ऑस्ट्रेलिया रीजन, सिडनी का था या कहीं और का था, सिडनी का होना चाहिए। विक्टोरिया में है, चलें उसको अभी सपोज कर लेते हैं, सिडनी कर लेते हैं अभी कंसीडर। सिडनी के डेटा सेंटर में हमारी कुबरनेटिस की 20 नोड्स चल रही थी, उन 20 नोड्स में हर एक मशीन के अंदर मेरे पास मेरे ख्याल से 16 vCPU थे और 64 GB रैम थी, हर नोड के अंदर 20 नोड्स चल रही थी। अब हमने ना कुछ ऑपरेशंस करे, उस ऑपरेशन के बाद हमें मशीन्स को रीस्टार्ट करना था और रीस्टार्ट करके कोई काम करना था। इत्तेफाक से हमने क्या करा, हमने सारी मशीन्स को डाउन कर दिया। हमारे पास ऑटो स्केलिंग लगी हुई, ऑटो स्केलिंग क्या होती है कि उसको हमने मिनिमम और मैक्सिमम नंबर दिए होते हैं, तो वो नोड्स जो होती हैं, जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं, उसको वो ऑटो स्केल करके 20 तक गया हुआ होता है, ठीक है। उस पर नंबर्स होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। मैंने क्या करा, मतलब मेरे साथ जो पूरी टीम थी, हम लोग काम कर रहे थे, तो उस वक्त हमने अपना काम करने के लिए नोड्स को 0 कर दिया। तो हमने 0 करा, सारी मशीन डाउन हो गई, हमारा टास्क भी पूरा हो गया, हमें डाउन करनी थी, काम करना था, सारा काम हमने करा। उसके बाद हमने मशीन को दोबारा से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 करके लोड बार सारा शिफ्ट कर दिया। जब हमने लोड शिफ्ट करा तो एक भी मशीन स्पिन अपनी हुई। अब चलती हुई चीज़ है कि स्पिन अपनी हुई, होनी चाहिए, सिंपल था, हमने टीम स्कैनिंग में खतरनाक भी नहीं करी। तो उसको थोड़ा हमने गौर से देखा तो हमें पता लगा एज़्योर क्लाउड के पास हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है।
अब ऐसा कैसे हो सकता है? सपोर्ट से बात करी तो उन्होंने कहा सिडनी रीजन में हमारे पास सारा हार्डवेयर जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, तो कोई हार्डवेयर अवेलेबल ही नहीं है। नहीं वो हो गया होगा इत्तेफाक से, उनके पास चली होगी शॉर्टेज, मैंने डाउन करा वो भी पाया हो गया कहीं ना कहीं। कोई जो है वो चांस का टिकट लेके बैठा हुआ। सही है। अब ये मैं रियल केस बता रहा हूँ, टेमिनोस का बता रहा हूँ। टेमिनोस के 20 बैंक्स हमारे पास है, हम एज़्योर क्लाउड यूज कर रहे थे। पूरे 20 बैंक्स का डेवलपमेंट, एसआईटी और ट्रेनिंग, 3 एनवायरनमेंट हमारे हार्डवेयर पे डिप्लॉय है। मतलब हमारे एज़्योर के जिसको टेनेंट बोलते हैं, हमारे टेनेंट पे डिप्लॉय है, ठीक है। अब इसका नुकसान हमें क्या हुआ, क्योंकि हमने जो पेमेंट करी हुई थी एज़्योर को, वो पेमेंट हमने ऑन डिमांड करी हुई थी। ऑन डिमांड मतलब जब मैं बोलूंगा जब मुझे देना है। अगर मैं आइसक्रीम वाले की दुकान पे जाऊँ बोलूँ मुझे आइसक्रीम देंगे, दे देगा, खत्म हो गई, उसका कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। मैं कहूँगा क्यों खोली हुई दुकान जब नहीं बेच रहे, वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। मेरे अगर मैंने उसको पहले से पैसे दिए हुए तो फिर मैं बोल सकता हूँ मुझे आपको आइसक्रीम चाहिए, आपको पहले पैसे देगी। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लाउड को जब हम ऑन डिमांड पे कर रहे होते हैं तो उसके बाद अगर रिसोर्स खत्म हो जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है वो आपको लाके दे। वो आपको सिर्फ एक बात बोलेगा मेरे और भी रीजन है वहाँ पर हार्डवेयर अवेलेबल है, आप वहाँ चलो शिफ्ट करो। ऑन डिमांड की लेकिन प्राइसिंग काफ़ी कम होती है। नहीं, ऑन डिमांड की प्राइसिंग क्यों कम होती है? क्योंकि आपने अगर कमिटमेंट ऑन नहीं डिमांड करी, की प्राइसिंग ज़्यादा होती है। जब हम कमिटमेंट कर बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचो, मैं इस प्रोडक्ट को आप आए आपने नया प्रोडक्ट ले लो, मेरा 20, लेकिन आप लमसम पे आपने कहा पूरे साल के ले लो तो मैं सस्ती दूंगा ना, कमिटमेंट के साथ कम होती है बल्कि, है ना। ऑन डिमांड की प्राइसिंग ज़्यादा होती है, हाँ। लेकिन ऑन डिमांड में हमारी कमिटमेंट नहीं होती है, तो जाहिर है ना पैसे भी ज़्यादा, रिस्क भी लेकिन है, सामने वाले की भी रिस्क भी है, मिल नहीं रहा। अगर हमें पता है हमारा लोड कंफर्म है तब तो हमारा रिस्क है, लेकिन अगर हमारा लोड गारंटेड नहीं है तो रिस्क इतना नहीं है। हाँ ठीक है, तो आप समझ गए कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट माइंड में रखना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद हमने क्या करा, हमने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है हम पहले से बाय करते हैं 3 साल के एग्रीमेंट, क्योंकि एक सीख लिया ना इतना बड़ा डाउन टाइम उसको कौन बर्दाश्त करेगा। अब हम पहले से एज़्योर को देके रखते हैं कि भाई ये एग्रीमेंट करो, हमारे यहाँ किसी और को नहीं दोगे आप, इतनी मशीन हमारी पहले से बाय हुई है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लाउड का बता दिया। अब इस क्लाउड के कॉन्सेप्ट को बताने से हमने किससे जोड़ा इसको, एफीमेरल स्टोरेज। कंटेनर वाली डेफिनेशन मैंने क्यों बताई, कंटेनर के पास जो भी स्टोरेज होती है वो स्टेटलेस क्यों होती है, क्यों कंटेनर अपना सेशन सेव नहीं कर सकता, क्यों कंटेनर अपना रिकॉर्ड अपने पास लॉन्ग टर्म नहीं रख सकता, कंटेनर बंद होने के बाद उसका डेटा गायब हो जाता है, क्योंकि उसके बाद एफीमेरल स्टोरेज होती है। एफीमेरल स्टोरेज का मतलब है कंटेनर के बाद जो स्टोरेज है उसने वर्चुअल मशीन से टेम्परेरी बेसिस पे ली हुई है, और वो टेम्परेरी बेसिस का मतलब है कंटेनर बंद तो उसकी स्टोरेज भी स्वाइप हो गई। तो यहाँ पर जो आपका सेशन बना हुआ है जुपिटर नोटबुक का, उसने गूगल की कंप्यूट इंजन के अंदर एक कंटेनर क्रिएट करा, उस कंटेनर के अंदर जो भी स्टोरेज है वो एफीमेरल स्टोरेज है। उसका मतलब आप इस पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, उसने जो भी आउटपुट डेटा दिया कि कभी भी जा सकता है, या तो आप डाउनलोड करके रखो। इन केस ऑफ इंटरनेट डाउन हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ, मशीन आपकी गई और वापस आप आए तो उसने पीछे सेशन खत्म कर चुका, कंटेनर किल कर चुका। अगर कंटेनर किल नहीं हुआ तो डेटा है, गूगल आपका वेट कर रहा है बंदा। अगर इन केस आप नहीं गए कंटेनर किल तो डेटा भी गया। आपने एक बात करी कि वो कितना भी डेटा के बीच में पार्टीशनिंग कर ले, आप उसको लिनक्स से एक्सेस कर सकते हो। ये चीज़ कंटेनर में हो सकती है कि आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात करूँ, सॉरी, ठीक है, फिजिकल एक ही चीज़ है, तो फिर मैं एक बात बहुत रिस्की बात हो गई तो। है ना, ठीक है, आपको मेरी भाई मैं machine का डेटा physical सेंटर बताऊं, मैं बैंक का नाम नहीं बता रहा, कोई काम करता हूँ वहाँ पे यूज हो जाते हैं, लेकिन उनको तो पता है